मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज हम इस एपिसोड में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र। श्वास जो है हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। हम लोग भोजन के बगैर कई दिन रह सकते हैं, परंतु श्वास लिए बगैर हम ज्यादा देर नहीं रह सकते। तो निरंतर हमारा शरीर जो है वो वातावरण से ऑक्सीजन को लेता रहता है, उसका उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर बाहर निकाल देता है। तो इस प्रोसेस के लिए शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है जो कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम सांस जो है नाक से भी ले लेते हैं, सांस जो है मुख से भी ले लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक को इंक्लूड किया जाए या मुंह को इंक्लूड किया जाए तो फिर मुंह खाने के काम आता है या श्वास लेने के काम आता है, और नाक किस काम आता है? और अगर फिर हम मुंह से सांस ले सकते हैं तो नाक की आवश्यकता क्या है? देखिए, नाक जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का द्वार है, यानी कि पहली एंट्री श्वास की आपके नाक से ही होती है। मुख रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नहीं बना, मुख बना है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। परंतु ठीक है, जब कभी कई लोगों को समस्याएं रहती हैं, नाक की समस्याएं रहती हैं, नाक ब्लॉक रहता है, तो मुख से भी सांस लेते हैं। परंतु मुख से सांस लेने के फायदे नहीं है, नुकसान है, और नाक से सांस लेने के ज्यादा फायदे हैं। क्यों, ये देखते हैं हम लोग। पहला कारण, नाक से जो वायु प्रवेश करेगी वातावरण से, वो फिल्टर होकर के आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी। नाक के अंदर छोटे छोटे सीलिया या छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर एंटेंगल कर लेते हैं। एक किस्म से वो फिल्टर का काम करते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर एंटेंगल हो जाते हैं और हवा फिल्टर होकर के अंदर जाती है। दूसरा कार्य नाक का ये है, नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, श्लेष्म झिल्लियां होती हैं जो बैक्टीरिया वायरस आदि को चिपका लेती हैं अपने साथ, और शरीर के जो फेगोसाइट्स होते हैं वो इन बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस भी जो है, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तीसरा, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो बाहरी वायु जो है अगर बहुत ज्यादा ड्राई भी है तो भी मॉइस्चर गेन कर लेती है, क्योंकि आपके नाक के अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट होता है, और वो हवा जो है वो मॉइस्ट होकर के यानी नमी युक्त होकर के आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाती है। और नाक का एक और बहुत बड़ा उपयोग ये भी है कि अगर आप किसी टॉक्सिक वातावरण में खड़े हैं, मान लो बाहर कोई ऐसा वातावरण है, कोई ऐसी गैस है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपका नाक जो है वो उस चीज को भी सेंस कर लेता है कि बाहरी वातावरण टॉक्सिक है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, या इस वातावरण में श्वास लेना ठीक नहीं, तो आप तुरंत वहां से हटने का प्रयास करते हैं। तो नाक एक किस्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, और यही पहला द्वार है जहां से वायु आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश करती है। नाक के बाद बिल्कुल यहां ठीक पीछे, ठीक है, वो कहलाता है नेजोफायरेंक्स। नेजोफायरेंक्स, ये जो बिल्कुल आपके गले के पीछे की जो दीवार है जहां से वायु मुड़ती है नीचे जाने के लिए, वो हिस्सा कहलाता है नेजोफायरेंक्स। और उसके बाद शुरू होता है आपकी श्वास नली, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये आपके गले के नीचे से उतरती हुई सीधी आपके वायु को आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो नाक के बाद नेजोफायरेंक्स, और नेजोफायरेंक्स के बाद आती है श्वास नली, जो आप वायु को नाक से लेकर के आपके फेफड़ों तक पहुंचाने का प्रयत्न करती है या प्रयास करती है, या उसके लिए बनी हुई है। अब वो जो श्वास नली है, जैसे ही वो नीचे उतरती है आपके गले से और चेस्ट में एंटर करती है, वहां ये दो भागों में जाके बट जाती है, यानी कि एक आपके राइट फेफड़े में चली जाएगी और एक भाग आपके लेफ्ट फेफड़े के अंदर चला जाएगा। फेफड़े को हम कहते हैं लंग्स, और ये लंग्स जो हैं ये एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, और ये हर ब्रीथ के साथ
फूलते और सिकुड़ते रहते हैं, परंतु इनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। फेफड़ों की सुरक्षा आपके शरीर में बेहद जरूरी है। इसके लिए ये लंग्स एक स्पेशल केज के अंदर बंद है, एक पिंजरे के अंदर बंद है, जिनको हम कहते हैं रिब केज या पसलियों का पिंजरा। ये पसलियां जो हैं आपकी, ये आपके फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात हो रही थी श्वास नली की। तो श्वास नली बाइफरकेट होकर के दो हिस्सों में बंटती है, और एक राइट लंग्स में प्रवेश करती है, एक लेफ्ट लंग में प्रवेश करती है। और इस बाइफरकेशन को हम कहते हैं ब्रोंकस। इसको कहते हैं ब्रोंकस, यानी कि ट्रेकिया श्वास नली, और उसके बाद जब ये दो भागों में बटी तो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, पेड़ की टहनियां होती हैं, ऐसे ही ये अंदर जाकर के बहुत सारी टहनियों में डिवाइड हो जाता है, और इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये छोटी छोटी टहनियां जो आपके फेफड़ों के अंदर भरी पड़ी हैं, ये कहलाती हैं ब्रोंकियोल्स। और प्रत्येक ब्रोंकियोल के एंड में एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जो कहलाती है एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई ऐसी संरचना है जहां पे वायु लास्ट में पहुंच करके एक्सचेंज होती है, यानी कि वातावरण से जो आपने ऑक्सीजन लिया है अब वो रक्त में चला जाएगा, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो एल्वियोलाई में आकर के आपके श्वास के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से फेफड़े जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कार्य करते हैं, यानी कि शरीर वातावरण से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वातावरण में छोड़ देता है। तो ये सारा कार्य जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या अंग हुए? नोज हुआ, श्वास नली ट्रेकिया हुई, ब्रोंकस हुए, ब्रोंकियोल्स हुए, और एल्वियोलाई हुआ, जो कि लास्ट में जाकर के जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। दूसरी बात, आपने एक बहुत ही चीज ऑब्जर्व करी होगी अक्सर, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है, वो फूलता और सिकुड़ता रहता है। तो अक्सर कर हम ये सोच लेते हैं, ये मान के चल लेते हैं कि शायद हवा अंदर जाने से हमारा सीना फूल जाता है और हवा के निकल जाने से सीना सिकुड़ जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। ये जो सीने का फूलना और सिकुड़ना है, ये आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी जो मांसपेशियां हैं जो आपको श्वास दिलाने में मदद करती हैं, ये उनकी एक्टिविटी की वजह से होता है। एक बहुत बड़ी मांसपेशी होती है आपके लंग्स के नीचे, यानी कि एब्डोमेन और थोरैक्स को डिवाइड करती हुई, जो कहलाती है डायफ्राम। तो ये डायफ्राम मांसपेशी जो है, ये आपके श्वास की जो है गति को ये कंट्रोल करती है, यानी श्वास को अंदर आना बाहर जाना है तो ये मांसपेशी कंट्रोल करती है। एक चीज मैं अक्सर अपने दर्शकों को हमेशा बताता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हर व्यक्ति यही कहता है हम सांस लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम सांस लेते नहीं हैं, हमको सांस आता है। इन दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप सांस चला करके जानबूझ के ले रहे हैं, आप सारे काम करते हैं, तो कभी आपका ध्यान सांस पे गया कि मैं सांस ले रहा हूं? वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, यानी कि बॉडी अपने आप फंक्शन कर रही है। सांस आप कब लेते हैं? सांस पे आपका ध्यान कब जाता है? सांस पे आपका ध्यान तब जाता है जब आपको रेस्पिरेटरी ट्रबल हो, यानी कि जैसे अस्थमा का रोगी है, यानी कि उसको सांस लेने में परेशानी है, तब उसको लगता है कि मुझे सांस लेना है, वो सांस खींचता है, उसको सांस खींचने की इच्छा होती है। नॉर्मल व्यक्ति में बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो सांस ले रहा है या सांस छोड़ रहा है। तो बॉडी फंक्शंस इस प्रकार का होता है, आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि अपने आप आपको सांस आता रहता है और आप सांस को छोड़ते रहते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसमें एक बड़ी मसल जो डायफ्राम कहलाती है, वो भाग लेती है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब हम सांस लेते क्यों हैं? हमको क्या जरूरत है सांस लेने की? हम हवा को ले रहे हैं, हवा को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो इसका मकसद क्या हुआ? श्वास लेने का मकसद क्या है? हमारे शरीर में ये श्वास करता क्या है जाकर के? तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया
कि ये ऑक्सीजन को ले जा करके फेफड़ों में ले जाएगा और यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी ऑक्सीजन निकल करके आपके रक्त में प्रवेश करती है और रक्त जो है अब इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर के जाएगा और शरीर के एक एक सेल में ये ऑक्सीजन पहुंचती है। ये ऑक्सीजन जो है अब ये इंटरेक्ट करेगी, यानी कि इसका एक रिएक्शन होगा, जो चीजें आपने भोजन में ग्रहण करी थी उनके साथ ये रिएक्ट करेगी, उनके साथ ये इंटरेक्ट करेगी और ऊर्जा की उत्पत्ति करती है, यानी कि ऊर्जा बनती है भोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है जो हमारे शरीर को जरूरी नहीं होती, तो वो फिर वापस रक्त जो है फेफड़ों तक लाता है, एल्वियोलाई में डालता है और फिर हम उसको जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल आती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन को ग्रहण करने का प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रोसेस चलता रहता है, परंतु इसके डीप एक्शंस होते हैं, यानी कि केवल सांस लेना और छोड़ना, यानी ऑक्सीजन लेना और छोड़ना ही आवश्यक नहीं है, उस ऑक्सीजन का उपयोग आपके शरीर के अंदर तक होना जरूरी है, जो एक एक सेल्यूलर लेवल तक उसका उपयोग होता है। बिना ऑक्सीजन के हम ऊर्जा की उत्पत्ति अपने शरीर में नहीं कर पाते हैं और आप सभी जानते हो बिना ऊर्जा के कोई कार्य इस ब्रह्मांड में नहीं होता। हर कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और यही ऊर्जा हमको ऑक्सीजन से प्राप्त होती है और ये ऑक्सीजन हमको एनवायरनमेंट से मिलती है और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पहुंचाता है। तो ये तो हुई मनुष्यों की बात। तो आपको एक चीज जानकर ये भी हैरानी होगी कि केवल मनुष्य ही सांस नहीं लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, मछलियां भी सांस लेती हैं और अन्य जानवर भी सांस लेते हैं और सब में अपने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं। जैसे मछली में गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, वो पानी में रह करके भी सांस ले सकती है, पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिनको हम कहते हैं गिल्स। पौधों में पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा, जहां से वो जो है एक्सचेंज करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। तो हर जीव में श्वसन यानी कि सांस का लेना यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना बेहद जरूरी होता है। और हम जो है यानी जो एडल्ट मनुष्य हैं वो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेते हैं और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो 30-40 बार 1 मिनट में सांस ले सकता है, यानी उसका रेस्पिरेटरी रेट ह्यूमन बीइंग से, एडल्ट ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होता है। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे फेफड़े एकमात्र अंग है आपके पूरे शरीर के अंदर जो पानी में तैरता है। आपके शरीर का कोई भी अंग जो है पानी में तैरेगा नहीं, केवल फेफड़े ही एक ऐसा अंग है जिसको अगर आप पानी की बाल्टी में डाल दोगे तो वो तैरता है। ठीक है, अगर हम एनाटॉमी के संबंधित बात करें। और दूसरी बात, अगर आप पूरे फेफड़े का एल्वियोलाई का एरिया कैलकुलेट करो तो आप क्या मान के चलते हो कि आपके दोनों फेफड़ों का एरिया कितना होगा? दोनों लंग्स का एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। अब आप देख लें कि जब आप ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन इतने बड़े एरिया में एब्जॉर्ब होती है, यानी कि फेफड़े देखने में छोटे हैं लेकिन जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे एरिया का तो एक टेनिस कोर्ट कितना बड़ा होता है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर आपके फेफड़ों का एरिया निकल के आएगा। तो आप देखें कि कितना ज्यादा सरफेस ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने के लिए चाहिए होता है। और अगर आप नापे आपकी एक एक सांस नली को, अगर अपन नापने बैठ जाएं एक एक सांस नली को, तो टोटल लेंथ 1500 मील 1500 माइल्स है आपके लंग्स की। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की टोटल लंबाई इज इक्वल टू 1500 माइल्स, यानी इतना लंबा रास्ता में वायु आपके शरीर के अंदर घूमती है। तो कितनी अद्भुत है आपके शरीर की संरचना, इसको समझ के, इसको जान करके आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारे शरीर के अंदर इस तरह के अंग हैं, उनका इतना बड़ा सरफेस एरिया है और वो इस तरह से कार्य करते हैं।
तो फेफड़े जो हैं वो आपकी, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी है, आपके आपके जीवन को जो मेंटेन करके रखती है, उसको आपके शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। और ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर अन्य फंक्शनिंग, अन्य जो अंग हैं, अन्य जो सिस्टम हैं, वो कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य करता है। नाक से वायु प्रवेश करती है, उसके बाद ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से ब्रोंकस में चली जाती है, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में चली जाती है, जो बिल्कुल टहनियों के रूप में आपके फेफड़ों के अंदर है। वहां से वो एल्वियोलाई में जाती है, वहां से कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजन जो है आपके शरीर के अंदर एक एक कण में, एक एक सेल के अंदर प्रवेश करती है। और जब हम इसको योगा से संबंधित इसमें बात करते हैं, तो योगा में जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वसन क्रियाएं करते हैं, तो हम अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, तो हमारे सेल्स में बहुत ज्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। इसलिए प्राणायाम वगैरह करने के बाद जो है आपको एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, एक अच्छा चुस्त दुरुस्त शरीर महसूस होता है। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक बेहद ही सरल विवरण। इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप निश्चित तौर पे उसको या तो कमेंट बॉक्स में या आप हमको फोन पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने चाहने वालों को, अपने मित्रों को, छात्रों को, योग स्टूडेंट्स को, नेचुरोपैथी स्टूडेंट्स को, अन्य व्यक्तियों को भी आप अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम अपने शरीर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और आपके कोई सुझाव हो वो भी हमें निश्चित तौर पे भेजें, और हम आने वाले एपिसोड्स में और ज़्यादा सिस्टम्स पे और ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स पे बात करेंगे और उनको समझेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।